देखिए, आपने सबसे ओपनिंग में कहा, पहले सवाल के ओपनिंग में कहा कि राहुल गांधी है तो एक पॉलिटिशियन। यदि राहुल गांधी को पॉलिटिशियन आप मानती है, तो फिर बाकी लोगों को आपको पॉलिटिकल डीलर मानना पड़ेगा। फिर वो पॉलिटिशियन नहीं, वो राजनीति के दलाल। और यदि वो पॉलिटिशियन है, तो फिर राहुल गांधी पॉलिटिशियन नहीं। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा, देखिए आज के डेट में 2014 के बाद जो राजनीति में बदलाव आया वो क्या आया? आप मुझे 60 महीने दे दीजिए, मैं वो करके दिखाऊंगा जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। मुझे आप 100 दिन दे दीजिए, मुझे आप ये दे दीजिए, मुझे आप वो दे दीजिए। आप मुझे पहले दीजिए तो फिर मैं आपके लिए करूंगा। राहुल गांधी के पूरे नरेशन में, कल के पूरे भाषण में, 1 घंटा 20 मिनट का भाषण हुआ। 1 घंटा 20 मिनट के भाषण में कहीं राहुल ने ये कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया था पहले, मेरी पार्टी ने ऐसा किया, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पार्टी के बारे में एक शब्द नहीं कहा, अपने इतिहास के बारे में एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी ने पूरे समय कुछ मांगा नहीं, उनको ये नहीं बोला कि मुझे तुम साथ दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूं, कुछ नहीं। राहुल गांधी ने उनको ये बताने का प्रयास किया कि तुम्हारे अधिकार क्या है, वर्तमान में तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और ये जो अनहोनी हो रही है इसको बदलने के लिए तुम्हें लड़ना होगा, तुम स्ट्रांग हो। राहुल गांधी ने, जैसा हनुमान जी को अपनी ताकत बताने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है, वैसा राहुल गांधी ने कल छात्र छात्राएं चालीसा पढ़ी, बालिका चालीसा पढ़ी। उन्होंने इन महिलाओं को, आधी आबादी को यह बताने का प्रयास किया कि इस संविधान ने आपको क्या नहीं दिया और इस समाज आपको देने को तैयार है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, आप में ताकत है, आप लड़के तो देखिए। उस लड़ाई में राजनीतिक फायदा राहुल गांधी का हो सकता है, मैं ये नहीं मानता कि नहीं होगा, लेकिन बेसिकली आपको कनेक्ट करना होता है। राजनीति कैसे करेंगे आप ज्ञानेश कुमार के भरोसे चुनाव जीतेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। एक ज्ञानादेश से आप सरकारें बनाइए, फिर आपको किसी का कोई जरूरत नहीं है। जब जनता से वोट ही नहीं लेना है तो फिर जनता की क्या केयर करना, जनता मर जाए कीड़े मकोड़े जैसे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए तो जनता को कॉकरोच कहा जाता है। लेकिन यदि आपको डेमोक्रेटिक चुनाव करवाने हैं, यदि आपको ज्ञानादेश की जगह जनादेश लेना होगा, तो जनता को कम से कम ये बताने का प्रयास करना होगा कि आपकी व्यथाओं की जानकारी मुझे है। और राहुल गांधी का यही प्रयास है। राहुल गांधी सिर्फ उनके वेदनाओं को शब्द देने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये मेरा अपने में से एक है। आपको तब, मैं मेरे और आपके बीच में आपको तब लगेगा कि अशोक वानखेड़े ये मुझे जानते हैं जब मैं आपकी तकलीफ क्या एटलीस्ट महसूस करूं कि आप इस तकलीफ में हैं। कल कोई तकलीफ आपको हो, मैं बोलूंगी झूठ बोलती है आप, कोई तकलीफ नहीं है, फालतू है, सब व्यवस्था कर रखी है मैंने, झूठ बोलती है आप, तो आप मुझे हेट करने लगेंगे। बहुत और बड़ी ये लोग बात है सत्ता में, जी। हम बहुत बड़ी सत्ता में बात रहने है वाले लोगों का ये दायित्व है जी। कि जिनके लिए आप सत्ता में हो उनके वेदनाओं को समझे। बिल्कुल, आपकी बात पे मैंने गौर किया। आई थिंक, मुझे लगता है दर्शकों को भी इस बात को समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने वोट की मांग नहीं की, अपनी पार्टी की बात नहीं की। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है अशोक जी के, एक पॉलिटिशियन पॉलिटिकल इवेंट करता है और पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, वोट नहीं मांगता। ये कैसा नेता है? लोग ये भी कहेंगे, जो पप्पू वाली इमेज, सोचिए हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री लगाकर और उनको पप्पू बनाया गया, आखिर में पता चला 12 साल बाद कि पप्पू तो कोई और है। हमारे मिस्टर मोदी पप्पू बन गए, उनको 56 इंच के सीने से 56 इंच के बंदर वो बन गए हैं। अभी इंटरनेट पे ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी, मैं तो समझती हूँ कि नेहरू के बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद जिस तरह की प्रगतिशील राजनीति कर रहे हैं वो राहुल गांधी कर रहे हैं ना। मैं उसमें राजीव गांधी को जोड़ना चाहती हूँ, ना इंदिरा गांधी को जोड़ना चाहती हूँ, सोनिया गांधी को कभी वो चांस नहीं मिला। मुझे लगता है एक ऑपोजिशन के लीडर के तौर पर नेहरू के बाद इस तरह की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो ये कि अगर ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो राहुल गांधी का मुकाबला बर्नी सैंडर्स जो अमेरिका के हैं उनसे किया जाना चाहिए, लूला डिसल्वा जो ब्राज़ील के हैं उनसे किया जाना चाहिए, इसके अलावा जो कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो हैं उनसे मुकाबला किया जा रहा है, न्यूजीलैंड की जो महिला नेता हैं उनसे मुकाबला किया जा रहा है, स्पेन के, अभी सोचिए कि उन्होंने फ़िलिस्तीन पे जो स्टैंड लिया, ईरान वॉर पे स्टैंड लिया,
अमेरिका के खिलाफ वो खड़े रहे, पेड्रो सेंचेज उनका नाम लिया जा रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष में होने के बावजूद भी दुनिया के ये जो बड़े प्रोग्रेसिव प्रगतिशील नेता हैं उनमें राहुल गांधी का शुमार हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि आपको यदि कल सत्ता में भी जाना है, सपोज राहुल गांधी कोई भजन करने के लिए आए नहीं, पॉलिटिक्स में है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, शैडो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है, यदि दूसरी बात करें तो हम यदि उस दृष्टि से देखा जाए तो उनको ये बात समझ में आ गई, जब तक ये समाज ही मेरा नहीं होगा तो मैं समाज का कैसा हो सकता हूँ, और समाज मेरा करने के लिए मुझे पहले समाज के लेवल पे उतरना होगा, समाज को समझना होगा। इसीलिए वो कभी खेतों में महिलाओं के साथ दिखते हैं, कभी कुलियों के साथ दिखते हैं, एक लोग मजाक उड़ाते हैं उनके। हमारे प्रधानमंत्री उल्टा मटका रटका के गैस जलाते हैं और रडार को जीरो कर देते हैं बादलों के चक्कर में, पूरे साइंस की पूरे साइंस के फॉर्मूले बदल देते हैं। और उसको लगता है कि चंद ताली बजाने वाले जो मस्करे हैं साथ में, कई लोग तो इनके मजे लेने के लिए ताली बजाते हैं और इनको लगता है मेरा महिमा मंडन हो रहा है। वन में बात करते हैं, बोले चलो बोले वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम काहे का वंदे मातरम भाई? वंदे मातरम का मतलब क्या है? मेरी मातृभूमि को मैं वंदन करता हूँ, यही है ना वंदे मातरम। अरे मातृभूमि पे पानी नहीं मिल रहा है, दूषित पानी पीने से इंदौर में लोग मर गए, सांप काटने से आदिवासी बच्चियां मर गई हॉस्टल में, जमीन एक कमरे में 80 बच्चों को ठूस के सुलाया, उससे लोग मर रहे हैं, कई बाढ़ में लोग बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। काहे का वंदे मातरम? किसका वंदे मातरम? 70 रुपए किलो चीनी 16 रुपए में मिल जाएगी, वंदे मातरम मैं रोज 10 बार गाऊंगा। आप समाज को कहीं वंदे मातरम पे चलो, वंदे मातरम पे चलो। अभी एक वीडियो देखा मैंने, ये जो नितिन नवीन ने कल पहली बार मीटिंग ली, उसमें पूरा वंदे मातरम गाया गया। मैम आप मानोगे नहीं, उसमें से आधे से लोग मुंह बंद करके चुपचाप खड़े थे, उनको पूरा वंदे मातरम ही नहीं आ रहा था। और ये बिल पड़े हैं वंदे मातरम क्यों नहीं गाते? क्योंकि आपको इशू चाहिए। ये देश विरोधी है, वंदे मातरम गाने से देश पर 70 रुपए की चीनी देते हो, वो वंदे मातरम उसके बाद भी कहे। 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश के ऊपर और आप कहो वंदे मातरम। 98 रुपए का डॉलर हो गया, वंदे मातरम। अमेरिका बुली करता है अपने सीने पे, मतलब अमेरिका अपने मुंह पे बोलता है यूर हेल होल, नर्क का दरवाजा हो, और हमारे प्रधानमंत्री उसको गौरवान्वित समझते हैं, वो है ऐसे वंदे मातरम पर। मेरा वंदे मातरम वो नहीं है। वंदे मातरम कहने का अधिकार महात्मा गांधी को था, क्योंकि महात्मा गांधी ने अर्धनग्न जब महिला देखी कपड़े धोते हुए नदी के किनारे अपना शरीर ढकते हुए, तब से अपने कपड़े त्याग दिए, वो है वंदे मातरम। 16 लाख का सूट पहन के गरीबों की बात करने वाला वंदे मातरम नहीं है। जब जब ये लोग वंदे मातरम गाते हैं, उस वंदे मातरम का अपमान करते हैं। बस फोकस चेंज करना, सारी दुनिया को लगा देना वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम की रैली निकालो, वंदे मातरम के पोस्टर लगाओ। जिस काम के लिए आए वो काम करो ना आप। यू केम हियर टू गवर्न द नेशन, यू केम विद तुम्हारा एक तुम वो लेके आए हैं साथ में। क्या लेके आए आप साथ में एक एजेंडा लेके आए, आपका घोषणा पत्र था। आप घोषणा पत्र को चुनावी जुमला कहोगे तो क्या करेंगे लोग? किस बात पर विश्वास रखें? अशोक वानखेड़े, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। और राहुल गांधी ने पूरे नरेशन में देखिए, आप कोटा का देखिए, आप उसको देहरादून का देखिए, प्रयागराज का देखिए, पुणे का देखिए, कहीं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं की, कहीं की ये नहीं कहा कि आप मुझे सत्ता में लाइए तो मैं करूंगा। उन्हें वर्तमान में उन्होंने कहा कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल। अशोक जी, मैं आपको 2012-13 में ले जाना चाहती हूँ, जब आपको याद होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब नरेंद्र मोदी, और एक माहौल बनाया जा रहा था कि भाई देखिए ये हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे। पूरी कॉरपोरेट पावर उनके साथ लगी हुई थी। ANI एक साथ 36 कैमरे लगाकर उनकी एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाया करती थी। तो वो नरेंद्र मोदी का पीक था, जब उनको सिंहासन देने की तैयारी हो रही थी, उनको ताज पहनाने की तैयारी हो रही थी, और पूरा देश तैयार किया जा रहा था मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली, कि भाई ये अगले नेता होने जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री होंगे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के उस पीक से लेकर उनका उतना ही तेज ढलान इस वक्त, यानी 2012-13 के मुकाबले अब 2026 में जिस तरह का ढलान देखने को मिल रहा है, जो भी बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वो गलत साबित हो रही है, जो भी कदम उठा रहे हैं वो गलत हो रहा है।
बात ये हो रही है कि राहुल गांधी का अगर काउंटर करेंगे तो और काउंटर पॉलिटिक्स होगी और गलत होगा, लेकिन जो संघी मानसिकता है उसको आप भी समझते हैं और मैं भी। मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी और उनका पूरा ये जो तंत्र है, ये खामोश तो बैठने वाला नहीं है। ये उनके खिलाफ जितनी अलोकप्रियता हो रही है, इसको क्या लगता है काउंटर करने की कोशिश करेंगे? ये तो ये मंसूबे बन रहे होंगे बैठ के बोर्ड रूम्स में। क्या होता है, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल पीपल समटाइम, यू कांट फूल द पीपल ऑल द टाइम। आप लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, आप निरंतर लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। एक बार, दो बार, तीन बार लोग समझ गए कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। ये 100% लोगों को समझ में आ गया। दूसरी बात क्या होती है, एक 30 सेकंड लूंगा मैं, मुझे आपको, एक साइंस का लेक्चरर था जो बाकायदा साइंस पढ़ाता था कॉलेज में। वो अपने स्कूटर से निकला और जंगल लगा बीच में और उसका पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का, गाड़ी बंद पड़ गई। खूब गाड़ी स्टार्ट करने का प्रयास किया, फिर उसको अंधेरा हो गया था। उसने पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल टैंक खोल के देखा तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसने लाइटर जला के पेट्रोल देखने का प्रयास किया और मुंह जला लिया। अब लोग पूछ रहे थे कि ये साइंस का टीचर है, इसको ये मालूम नहीं था कि वो पेट्रोल की फ्यूम से चेहरे पे आग लग जाएगी। उसको सब आता था मैम, लेकिन वो बौखला गया था। जब आदमी बौखलाहट में बहुत गलतियां करता है, ये जानते हुए कि उसने वो पेट्रोल से आग लग जाएगी, फिर भी उसने लाइटर जलाया, एक अनपढ़ गवार जैसे, क्योंकि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी थी। वो इतना परेशानी में था। मोदी और अमित शाह की गलतियों पे गलती कर रहे हैं। आज सुबह मैं एक बड़े बीजेपी नेता के साथ मेरा ब्रेकफास्ट हुआ। उसने मुझे कहा कि आपने एक कार्यक्रम में कहा कि कोई कांग्रेस का स्लीपर सेल घुसा हुआ है बीजेपी में। अभी मुझे सच लगने लगा। बोले मुझे बताइए, राहुल गांधी एफआईआर करने गए, 2 मिनट में एफआईआर करके उनको वापस भेज देते। 8 घंटे लगा के राहुल गांधी को पूरे देश में हीरो बना दिया आपने। एफआईआर तो कर ही दी। आपका कोटा का प्रोग्राम देखिए, कितने अड़ंगे लगाए, राहुल गांधी उतने बड़े हीरो बन के आए। आपने देहरादून में कितने अड़ंगे लगाए, राहुल गांधी हीरो बन के आए। आपने प्रयागराज में किया, राहुल गांधी, उसके बाद आपने पूना में वही किया और पूना में और बड़े हीरो बन गए। ये आप राहुल गांधी को निग्लेक्ट करते तो क्या होता? राहुल गांधी की इस कार्यक्रम को पब्लिसिटी तो बीजेपी वालों ने दी। तो ये बोखलाहट में और गलतियां करेंगे अभी, और इनका स्टेक और नीचे जाएगा। 15 दिन पार्लियामेंट में नहीं आने, हो सकता है आपकी जिद हो, लेकिन आप क्या साबित हो गए? भगोड़े। जनता तो यही समझ रही कि आपके पास सवाल का जवाब ही नहीं था, तो इसलिए पार्लियामेंट में आई नहीं। आप ये हर जगह अब गलती करते रहेंगे, और अब ये इनका, मैं बार बार कहता हूं, झूठ की ज्यादा बड़ी लंबी उम्र नहीं होती, और सच शाश्वत होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। इनके झूठ की उम्र खत्म हो गई है, डाउन स्लाइड चल रही है हर जगह। इनका ज्ञानेश कुमार भी एक्सपोज हो रहा है, न्यायपालिका भी एक्सपोज हो रही है, और लोगों का अब खुलेआम बोलना, लोगों का खुलेआम विद्रोह करना, इस बात का द्योतक है कि अब भय और भ्रम, जिस 2 टूल से ये राज कर रहे थे, उसमें भय खत्म हो गया, और जब भय खत्म हो गया तो भ्रम एक्सपोज हो गया। तो ना संघ चल पा रहा है, ना मोदी चल पा रहे हैं। संघ चालक ने बात की थी ना बच्चियों से, क्या हुआ? औंधे मुंह गिर गए। बच्चों ने क्या रिएक्शन दिया बाकी बाहर आके, कि मोहन भागवत हिमसेल्फ ही वाज कंफ्यूज्ड। वो जानते नहीं थे कि उनको क्या क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। बहुत शानदार आपने ये बात कही है, और आपसे पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ कि इस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा है, जिन लोगों ने पूरे डर का एक साम्राज्य, एक अंपायर, एक फियर अंपायर बनाया, फियर का अंपायर ऑफ फियर बनाया, वो खुद अपने ही जो है एक तरह से डर के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं। जो लोग 12 साल से डरा रहे थे, अब वो डर रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। एक बात ये भी कही जा रही है कि इन लोगों के जुर्म, इनके क्राइम्स इतने बढ़ चुके हैं कि सत्ता से बाहर जाते ही एक ही जगह होगी, वो है जेल। तो हर कीमत पर सत्ता को हथियाने की, सत्ता को काबू में रखने की, फिर से सत्ता हासिल करने की लगातार कोशिशें जारी रहेंगी। आपसे मैं बातचीत जारी रखूंगी। मुझे लगता है इस बातचीत का पार्ट 2 ज़रूर होना चाहिए अशोक जी। अभी फ़िलहाल आपको जाने देती हूँ। आपसे इस बातचीत का पार्ट 2 ज़रूर करेंगे कि विपक्ष की रणनीति क्या होनी चाहिए और आने वाले दिनों के में जनता को किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है इन 2 बिंदुओं पर आपसे पार्ट 2 बातचीत करूंगी। अभी फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।